Good morning to all of you, friend. In the previous lecture, we already complete the question that is the concept of the cost, and the first cost that is the fixed cost in the classification of cost, and then the variable cost and average fixed cost, average variable cost, and the total cost and average टोटल कॉस्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था एंड जो सेवेंथ कंसेप्ट अबाउट द कॉस्ट दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था एंड प्लीज़ फ्रेंड आप पेज नंबर 53 के ऊपर देख सकते हो दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ था। और मैं आपको यहाँ पे फिर से कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 55 वहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं आपको पहले यहाँ पे दोनों का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे क्लियर पहले करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो फ्रेंड हमें पता था कि एवरेज कॉस्ट यानी कि जो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन दैट इज द एवरेज कॉस्ट। एंड मार्जिनल प्रोडक्शन की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि अगर हम एक यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो उनसे हमारी जो कॉस्ट में जो भी इंक्रीमेंट आएगा दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और अब हम यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट होल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में स्टडी करनी है तो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट वो भी हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि जो कॉस्ट है वो पर यूनिट आउटपुट होगी दैट इज द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट इंक्रीज टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। यानी कि अगर हम एक यूनिट का वन एक्स्ट्रा यूनिट यानी कि अगर हम एक यूनिट का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट होगा दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। Producer in a long run decide to continue production when the commodity is a more than average cost। यानी कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर हो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग रन के लिए कोई भी डिसीजन ले रहा है कि अगर हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है कि बंद रखना है तो हम कंटिन्यू तभी रखेंगे जब कमोडिटी की प्राइस क्या होगी ज़्यादा होगी एवरेज कॉस्ट से। यानी कि एवरेज कॉस्ट से जो प्राइस है कमोडिटी की वो ज़्यादा है तो हम लॉन्ग रन के लिए प्रोडक्शन कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड अगर शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में अगर हमें डिसीजन लेना है कि प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है तो हम कंटिन्यू तभी कर सकते हैं जब प्राइस कमोडिटी की मार्जिनल कॉस्ट से क्या हो ज़्यादा हो। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें याद रखना है कि एवरेज कॉस्ट हम कब कंसिडर करेंगे लॉन्ग रन में एंड मार्जिनल कॉस्ट हम कब कंसिडर करेंगे शॉर्ट रन में अगर हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है तब। यानी कि लॉन्ग रन में अगर हमें प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है तो हमारी जो कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा। एंड अगर शॉर्ट रन में अगर हमें प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना है तो हमारी जो प्राइस है कमोडिटी की वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। In this way, the average cost and marginal cost play an important role in the taking a decision about production. And now, with the help of table and diagram, relationship between average cost and marginal cost will be explained. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल लिखा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म शॉन बिलो। तो पहले हम यहाँ पे टेबल को समझने की ट्राई करेंगे कि जो टेबल के अंदर आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्शन की बात है तो जब प्रोडक्शन 1 यूनिट का है तब 20 रुपीज़ कॉस्ट हो रही है। प्रोडक्शन जब 2 रुपीज़ का है तब 35 एंड जब प्रोडक्शन हम 7 यूनिट कर रहे हैं तब टोटल कॉस्ट हो रही है 150। तो आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन इंक्रीज होने से टोटल कॉस्ट क्या हो रही है इंक्रीज। अब हम एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे तो वी नो दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन या तो आउटपुट। तो 20/1 दैट इज द एवरेज कॉस्ट 20 रुपीज़। 35/2 17.5 रुपीज़। 45/3 15 रुपीज़। 60/4 15 रुपीज़। 85/5 that is a 17 रुपीज़।
115 डिवाइड बाई 6 दैट इज द 19.2 रुपीज़ एंड 150 डिवाइड बाई 7 दैट इज द 21.5 रुपीज़। तो एवरेज कॉस्ट के बारे में हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एक यूनिट का अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन है तब टोटल कॉस्ट 20 एंड जब 2 यूनिट का प्रोडक्शन है तब 35 रुपीज़। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना है, यानी कि 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। तो मार्जिनल कॉस्ट इज 15 रुपीज़। और अब समझो कि लास्ट में जो 6 यूनिट का प्रोडक्शन एंड 7th, वहाँ पे हम समझने की ट्राई करेंगे कि जब 6 यूनिट का प्रोडक्शन है तब कॉस्ट है टोटल कॉस्ट 115 रुपीज़ एंड जब 7 यूनिट का प्रोडक्शन है तब कॉस्ट है 150, यानी कि 150 माइनस 115 करेंगे दैट इज 35 रुपीज़ मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट काफ़ी कम से हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और आपको शायद याद ही होगा। In shown in the schedule, an output increases. Initially, the average cost and marginal cost both are decreased because law of increasing returns to scale is applicable. यानी कि जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों इनिशियल लेवल पे क्या होती है, डिक्रीज। And at the fourth unit of output, average cost and marginal cost both are equal and average cost is minimum after that due to decreased returns to scale and average cost and marginal cost both increase। यानी कि उससे क्या होगा कि इनिशियल लेवल में बोथ कॉस्ट दैट इज द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर डिक्रीज और फोर्थ यूनिट पे दोनों मिनिमम लेवल पे आ जाते हैं एंड देन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बोथ आर इंक्रीजेज। दिस कैन बी स्टेटेड बाई शेड्यूल एंड डायग्राम एज अ बिलो। तो डायग्राम यहाँ पे दिया है कि इन डायग्राम एक्स एक्सिस दैट इज द कॉस्ट एवरेज एंड मार्जिनल एंड जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे आउटपुट दिया है, सॉरी वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड एक्स एक्सिस पे आउटपुट। अब हम दोनों का यहाँ पे रिलेशनशिप समझने की ट्राई करेंगे कि जब आउटपुट की हम बात करें तो जब आउटपुट 1 यूनिट्स का है तब जो कॉस्ट है हमारी दैट इज़ द एवरेज कॉस्ट और 20 रुपीज़ है एंड मार्जिनल कॉस्ट सेकेंड यूनिट से स्टार्ट हो रही है दैट इज़ द ₹15। तो आप टेबल के अंदर, आपकी बुक्स के अंदर जो टेबल दिया हुआ है आप वहाँ पे देख सकते हो कि जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन है तब टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट जो है 20 रुपीज़ एंड मार्जिनल कॉस्ट तो 0 उस टाइम होगी। लेकिन जब सेकेंड यूनिट का प्रोडक्शन होगा दिस वन, तो उस टाइम क्या होगा कि जो एवरेज कॉस्ट है वो 17.5 रुपीज़ एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ एंड द एट द टाइम ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट द एवरेज कॉस्ट इज 15 रुपीज़ एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 10 रुपीज़ दिस वन and then at the time of fourth unit the average cost is of 15 rupees and marginal cost is also 15। यानी कि दोनों आप देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट द टाइम ऑफ फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट एंड देन मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज रैपिडली कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। यानी कि एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा जो कॉस्ट है वो कौन से इंक्रीज हो रही है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे उनका जो कर्व है वो कहाँ पे है, अबव द एवरेज कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने समझ लिया कि क्या रिलेशनशिप था। अब 3 अलग अलग कंडीशन हो रही है और आप अपनी बुक्स के अंदर ग्राफ भी देखते रहना और यहाँ पे हम रिलेशनशिप जब देखेंगे ये तीनों रिलेशनशिप तो उस टाइम आपकी जो नज़र है वो ग्राफ के ऊपर भी रखनी चाहिए क्योंकि ग्राफ के ऊपर से आप ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। जो फर्स्ट यहाँ पे रिलेशनशिप था दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो आप अपने बुक्स के अंदर ग्राफ में देख सकते हो या तो स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है, लेस देन, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन। तो आप देख सकते हो कि बिलो एवरेज कॉस्ट के कर्व में है, यानी कि एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो ऊपर है और एवरेज कॉस्ट के कर्व में बिलो में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व या तो मार्जिनल कॉस्ट इज अ लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो अब इन दोनों के रिलेशनशिप के हम बारे में बात करेंगे। ओके, मार्जिनल कॉस्ट इज अ लेस देन एवरेज कॉस्ट। इनिशियली एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेज, यानी कि एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग आउटपुट, यानी कि हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उस टाइम एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है,
डिक्रीज देन मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेज, यानी कि एवरेज एंड मार्जिनल दोनों डिक्रीज हो रही है, लेकिन ज़्यादा कॉस्ट कौन सी डिक्रीज हो रही है? मार्जिनल कॉस्ट। बट मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज मोर रैपिडली, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो डिक्रीज हो इनकी स्पीड कैसी है? ज़्यादा रैपिड देन एवरेज कॉस्ट, एंड दैट्स वाई when marginal cost curve is decreasing it remain below the average cost curve, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो बिलो एंड एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो कहाँ पे है? अबोव मार्जिनल कॉस्ट कर्व। द सेकेंड वन दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट यानी कि सी पॉइंट पे आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज अ मिनिमम एट दैट टाइम मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट टू एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम बिलो एंड द मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट बिकम इक्वल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। And the third relationship, that is the marginal cost is greater than average cost. When marginal cost curve intersect the average cost curve, then the both cost start to increase. बाद में आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद दोनों कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज। आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीज इन द मार्जिनल कॉस्ट इज अ रैपिड देन इंक्रीज इन द एवरेज कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट वो ज़्यादा फास्ट क्या हो रही है? इंक्रीज किससे? एवरेज कॉस्ट से। therefore marginal cost curve above the average cost curve in the given diagram। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो रिलेशनशिप बिटवीन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को कंप्लीट किया, और मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 2 मिनट्स प्लीज रीड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। प्लीज लेट्स कंटिन्यू। Welcome back everyone. The next concept, the next topic, that is the long run average cost curve। तो फ्रेंड हमने आगे एक बार देख लिया था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में हमने डिस्कशन
एक बार लास्ट लेक्चर या तो लास्ट टू लास्ट इसी चैप्टर में के अंदर हमने देखा था दैट इज द लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। तो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में जो एक डिफरेंस आ रहा था कि आपको शायद याद होगा फ्रेंड कि लॉन्ग रन की हम बात करें तो ज़्यादातर जो कॉस्ट थी दैट इज द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि शॉर्ट रन या तो शॉर्ट टाइम एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म। अब क्या होगा कि जो फिक्स कॉस्ट है वो शॉर्ट टाइम में फिक्स ही रहेगी एंड जो वेरिएबल कॉस्ट है वो शॉर्ट टाइम में क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगी। लेकिन जो हम लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो वेरिएबल ही रहेगी, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। यानी कि लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, ऑल दी कॉस्ट आर दी वेरिएबल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। यानी कि देर आर नो एनी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। यानी कि लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, सिर्फ जो भी कॉस्ट है दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू बेनहाम, बेनहाम जो एक इकोनॉमिक्स है, अकॉर्डिंग टू बेनहाम इन द लॉन्ग रन देर इज अ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि लॉन्ग रन में कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज अ फिक्स्ड एंड वेरिएबल बिकम्स इरिलेवेंट इन द लॉन्ग रन। यानी कि जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कॉस्ट का दैट इज द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन लॉन्ग रन लॉन्ग टाइम पीरियड में इन दोनों का कोई रिलेवेंट नहीं, यानी कि वो दोनों इरिलेवेंट है। एंड ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स वेरिएबल। यानी कि जो लॉन्ग रन का टाइम पीरियड है वहाँ पे जितने भी फैक्टर है ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। तो जो भी कॉस्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। In order to increase production in the long run, factors of production can be altered in any proportion। यानी कि अगर समझो कि हमें लॉन्ग रन में लॉन्ग टाइम पीरियड में अगर हमें प्रोडक्शन क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो हमें कोई भी फैक्टर में चेंज कर सकते हैं कि कोई भी फैक्टर को अल्टर करना यानी कि चेंज करना। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है अल्टर तो वहाँ पे लिख देना कि अल्टर यानी कि चेंज करना। तो लॉन्ग रन में हम कोई भी फैक्टर को चेंज कर सकते हैं बिकॉज वी नो दैट इन द लॉन्ग रन ऑल दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि हम चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर द स्केल ऑफ फर्म expand and for example the remuneration paid to employees are considered as a fixed cost in the short run। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि रेम्यूनरेशन जो हम पे कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स है। However in the long run in response to increase in demand, यानी कि लॉन्ग रन में अगर समझो कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, if the producer decides to increase production then she or he may employ a new worker or buy new land or rent in a new land। यानी कि लॉन्ग रन में अगर समझो कि जो फिक्स फैक्टर है उनको अगर वो परचेस कर रहा है यानी कि न्यू एम्प्लॉयमेंट की अपॉइंटमेंट हो रही है या तो बाई न्यू लैंड या तो रेंट में और न्यू लैंड ले रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि दैट इज़ द वेरिएबल फैक्टर एंड द फैक्टर विच आर फिक्स इन शॉर्ट रन बिकम वेरिएबल इन अ लॉन्ग रन। यानी कि जो फैक्टर फिक्स है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में वो फैक्टर क्या हो रही है, वेरिएबल हो रहे हैं। यानी कि वहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं या तो हम दूसरा यहाँ पे कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ द कि जो भी वहाँ पे कॉस्ट हो रही है वो कॉस्ट क्या वहाँ पे कौन सी होगी, दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि वहाँ पे जो भी कॉस्ट होगी वो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो कॉस्ट में वहाँ पे चेंज हो सकता है। जो हमने शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में वो पॉइंट हमने ख़त्म किया था, तो हमने वो पॉइंट वहाँ पे समझ लिया था। तो फ्रेंड यहाँ पे हम बात करें तो आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हमने जो इंटर रिलेशनशिप देखा बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड देन कंप्लीट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और मैं आपको फिर से यहाँ पे 1.5 मिनट दे रहा हूँ, विद इन 1.5 मिनट प्लीज रीड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड देन we will going for the next question that is the concept of revenue। please read the long run average cost curve।
Welcome back, everyone. The next concept, next question, that is the concept of the revenue. और concept of revenue के अंदर हम बात करें तो there are various concept about the revenue, that is the total revenue, average revenue, marginal revenue, and then last, that is the total average and marginal revenue under perfect competitive market and under imperfectly competitive market. तो आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ revenue. In the capitalist market structure, the main objective of production is to maximize profit. यानी कि जो कैपिटल मार्केट है उनका स्ट्रक्चर के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट का, एंड देयरफॉर द कंसेप्ट प्रोडक्शन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू अज्यूम सिग्निफिकेंस. यानी कि हमारा जो यहाँ पे एम है दैट इज़ द मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड उसीलिए यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंट. When total revenue of a firm is higher than total cost, profit occur, and if total revenue is lower than total cost, then losses occur. यानी कि फ्रेंड अगर समझो कि यहाँ पे जो हम समझने की ट्राई करेंगे कि हमें यहाँ पे कंसीडर करना है दैट इज़ द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. अगर टोटल रेवेन्यू इज हायर देन टोटल कॉस्ट देन प्रॉफिट, यानी कि अगर आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से क्या है ज़्यादा तो आपको प्रॉफिट होगा, एंड अगर टोटल कॉस्ट इज हायर देन टोटल रेवेन्यू तो आपको क्या होगा, लॉस. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे समझे कि टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है 10,000 रुपीज़, एंड जो टोटल कॉस्ट है वो हम समझते हैं यहाँ पे 8,000 रुपीज़. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि टोटल रेवेन्यू इज हायर देन टोटल कॉस्ट, यानी कि 2,000 टोटल रेवेन्यू क्या है, हायर, ज़्यादा है. तो 2,000 क्या होगा कंपनी के लिए, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से क्या है ज़्यादा है दैट इज़ द प्रॉफिट. एंड अगर समझो कि सिचुएशन कुछ यहाँ पे उल्टी, यानी कि टोटल रेवेन्यू 8,000 एंड टोटल कॉस्ट जो है वो 10,000, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो दैट इज़ द 2,000. तो टोटल कॉस्ट यानी कि कंपनी को कॉस्ट हुई है 10,000 और उस प्रोडक्ट में से कितने पैसे मिल रहे हैं 8,000, तो 2,000 का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि प्लीज मेक अंडरलाइन व्हेन टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज हायर देन टोटल कॉस्ट प्रॉफिट अकर, यानी कि टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, एंड इफ टोटल रेवेन्यू इज लोअर देन टोटल कॉस्ट देन लॉसेज. However, while analyzing profits in short run, the concept of average revenue and marginal revenue are used more often. यानी कि जब हम प्रॉफिट की बात करें तो अगर हम शॉर्ट रन के कंसेप्ट में एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू को ज़्यादा कंसीडर कर रहे हैं. वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंसेप्ट दिया दैट इज़ द टोटल रेवेन्यू को हम समझने की पहले ट्राई करेंगे. टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग ऑफ, पहले फ्रेंड मैं आपको एक कंसेप्ट एग्जाम्पल से, जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल है वहाँ से मैं आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आप इजीली जो ऊपर का एक्सप्लेनेशन है वो इजीली समझ सको कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है टोटल रेवेन्यू का दैट इज़ द यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ कमोडिटी. अब समझो कि हम यूनिट सोल्ड कर रहे हैं 100, जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल है वही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. 100 का हम यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, एंड पर यूनिट प्राइस कितनी है 50 रुपीज़. तो मल्टीप्लाई हम दोनों को करेंगे दैट इज़ द 5,000 रुपीज़. यानी कि कंपनी अगर समझो कि 100 यूनिट्स का सेलिंग कर रही है तो कंपनी को टोटल रेवेन्यू कितना होगा यहाँ पे 5,000 रुपीज़. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 100 की क्वांटिटी है, 100 यूनिट्स है, एंड पर यूनिट्स की जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़. तो कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को कितनी टोटल रेवेन्यू मिल रही है दैट इज़ द 5,000, कि जो आपकी बुक्स का एग्जाम्पल ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. अब जो एक्सप्लेनेशन ऊपर जो कंसेप्ट दिया है उनको हम समझने की ट्राई करेंगे. बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस यूनिट्स मनी रिसीव बाय फर्म इज नॉन एज अ रेवेन्यू. प्लीज अंडरलाइन, बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स
money received by firm is known as a revenue. Total income received by firm from sale is called टोटल रेवेन्यू। यानी कि जो भी यूनिट्स पड़े हैं किसके पास, तो कंपनी के पास या तो भी कोई भी बिजनेस के पास, वो पूरे यूनिट्स को सेल करने के बाद जो भी टोटल इनकम हो रही है दैट इज द टोटल रेवेन्यू। एंड दिस इनकम इज नॉन एज अ टोटल रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उनका दूसरा नाम है प्लीज मेक अंडरलाइन, टोटल रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू भी पूछ सकते हैं। फर्म्स टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, दैट इज द प्राइस पर यूनिट, तो प्राइस यानी कि जो 50 रुपीज़ हमने यहाँ पे लिया हुआ था, एंड टोटल सेल यानी कि जो 100 की बात कर रहे हैं। तो टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू किसका, दो फैक्टर के ऊपर बेस है। द फर्स्ट वन दैट इज द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल सेल। व्हेन बोथ फैक्टर्स और एनी वन फैक्टर चेंज द रेवेन्यू ऑफ फर्म चेंजेस। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 की सेलिंग हो रही है और 50 रुपीज़ प्राइस है, तो टोटल रेवेन्यू 5000। अब दोनों में से कोई भी फैक्टर में चेंज होगा तो टोटल रेवेन्यू में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू में चेंज होगा। यानी कि 100 तो सेलिंग है ही, लेकिन जो यहाँ पे कमोडिटी की प्राइस 50 की जगह कितनी हो रही है, 60। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल रेवेन्यू होगा दैट इज द ₹6000। तो चेंज कहाँ पे हुआ, प्राइस में 10 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज, और उनसे जो हमारा टोटल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। Let us try to understand total revenue with the one example. A firm produced pen and per unit market's price of pen is ₹50 and total sale of a firm is a 100 unit of pen. Then total revenue of firm is a 100 into 50, that is a 5000 rupees. To find out total revenue this formula is used. तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला को भी याद रखना है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि TR इज इक्वल टू Q क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई विद द P यानी कि प्राइस। इफ द सेल ऑफ यूनिट इफ द सेल यूनिट ऑफ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज और प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज और देर इज अ चेंज इन बोथ फैक्टर द फर्म्स टोटल रेवेन्यू चेंजेस। यानी कि फ्रेंड कोई भी एक फैक्टर में चेंज हो या तो दोनों फैक्टर में चेंज हो तो टोटल रेवेन्यू में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंसेप्ट था रेवेन्यू का दैट इज द टोटल रेवेन्यू हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, और बाकी के जो दोनों कंसेप्ट है दैट इज द एवरेज रेवेन्यू, कि एवरेज यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल सेलिंग, दैट इज द एवरेज रेवेन्यू, एंड द थर्ड वन दैट इज द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन और अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, की जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम ऐसे भी हाफ आवर कंप्लीट हो रहा है। तो बाकी के जो कंसेप्ट है अबाउट द रेवेन्यू जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ द एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, वो दोनों कंसेप्ट, एंड तीनों कंसेप्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर फ्रेंड हम यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर, बाय बाय।